Hello everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you Unit 2 Family and Disability. This is a part second video on this topic. पहली first part video में हम इसकी पहली दो सब यूनिट्स कर चुके हैं. इस वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट 3 सब यूनिट्स को करेंगे. So let's start from the 2.3 subunit, that is about importance of family involvement and advocacy in interventional practice. की इसमें हमें पढ़ना है कि फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस होती है इंटरवेंशन प्रोसेस के अंदर, कि हमें परिवार का इन्वॉल्वमेंट क्यों कराना चाहिए इंटरवेंशनल प्रोसेस के अंदर. क्या होता है, जो फैमिली होती है वो बच्चा जो है सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता है टाइम. मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एक बच्चे का वो फैमिली के साथ ही स्पेंड होता है, फैमिली के साथ ही गुजरता है. देन फैमिली का कल्चर, उसकी प्रैक्टिसेस, उसकी रिलीजियस बिलीफ, ये सारी चीजें जो हैं बच्चे के लाइफस्टाइल को अफेक्ट करते हैं. बच्चे की बहुत सारी मतलब पूरी लाइफ टाइम तक उस चीज को अफेक्ट करती है, उसकी लाइफ के ऊपर बहुत असर पड़ता है बच्चे की. बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा, उसका एटीट्यूड कैसा होगा, उसको कैसे क्या अंडरस्टैंडिंग है उसकी टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड, तो ये सारी चीजें जो है फैमिली अफेक्ट करती हैं. फैमिली के इन्वॉल्वमेंट जो है इंटरवेंशन प्रोसेस के अंदर बहुत जरूरी होता है. इंटरवेंशन क्या होता है? इंटरवेंशन होता है कि जैसे डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया गया, अब आइडेंटिफाई होने के बाद उसका इंटरवेंशन शुरू होता है, रिहेबिलिटेशन शुरू होता है, कि अब जो है हम उसकी डिसेबिलिटी का जो अफेक्ट है उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर, उसको कम करें और फ्यूचर डिपेंडेंस को कम करें, ताकि आने वाले टाइम में वो जितना फंक्शन है उतना फंक्शनल हो सके. तो इसमें इम्पोर्टेंस क्या है फैमिली की? इम्पोर्टेंस ये है कि फैमिली की जो लाइफस्टाइल है वो चाइल्ड के लाइफ को अफेक्ट करती है. उसके हैबिट्स क्या क्या है, उसकी वही फूड हैबिट्स क्या होंगी, देन उसकी लैंग्वेज, उसका रिलीजन, उसके बिलीव्स, उसके फेथ, ये सारी चीजें जो है फैमिली से अफेक्ट होती है. एक फैमिली के साथ जो है बच्चा कनेक्टेड फील करता है. वही उसकी पहली सोसाइटी, एक बच्चे की फैमिली सोसाइटी, पहली सोसाइटी उसकी फैमिली होती है. और पेरेंट्स को जो है पता होता है कि बच्चे की नीड्स क्या क्या है, बच्चे की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, देन बच्चे की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कि भाई वो डिसेबल है तो उसको किस चीज के अंदर प्रॉब्लम आती है. क्योंकि चाइल्ड जो है अपनी मोस्टली जो लाइफ टाइम से मतलब कि स्टार्टिंग से ही बर्थ से लेकर अभी तक जब उसका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को हम स्टार्ट करेंगे तब तक वो अपनी फैमिली के साथ था. तो उसकी फैमिली को पता है कि भाई हमारा बच्चा किस सिचुएशन में होता है तो कैसे बिहेव करता है, देन उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उसकी नीड्स क्या क्या है, तो ताकि वो जो है प्रोफेशनल्स को बताएंगे, उनसे बातें करेंगे, तो वो बच्चों की नीड्स को बताएंगे कि भाई बच्चे को इस चीज में ऐसे जरूरत होती है, या बच्चे की इस सिचुएशन में इस तरीके से रिएक्ट करता है, उसका बिहेवियर ऐसा है, वही फिर उसकी हैबिट्स क्या क्या है. तो ये सारी बातें जो है फैमिली को पता होती है, क्योंकि फैमिली को, उसके पेरेंट्स को अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है चाइल्ड की. अब बारी आती है अबाउट द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में. रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं. यहाँ पे एक टी और आएगा, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी, टी और आएगा, मिस हो गया. रिहेबिलिटेशन प्रोसेस क्या होता है? पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम्स एंड नीड्स की, कि जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नीड है. इंटरवेंशन और रिहेबिलिटेशन, इंटरवेंशन के अंदर ही आता है रिहेबिलिटेशन की. हम आइडेंटिफाई करने के बाद, उसकी डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू करते हैं, ताकि वो जितना फंक्शन हो सके उतना फंक्शन हो, और उसका जो इफेक्ट है डिसेबिलिटी का वो कम हो जाए उसके ऊपर. तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स एंड नीड्स को. फिर सेकंड स्टेप आता है हमारा, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम उनके फैक्टर्स को देखते हैं, कि किस वजह से ये प्रॉब्लम जन्मी है, या फिर कैसा क्या करे कि ये जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, क्या फैक्टर्स है जो इस सारी चीजों को अफेक्ट कर रहे हैं. तो सेकंड हमारा स्टेप आता है रिलेट प्रॉब्लम्स टू मॉडिफिएबल और लिमिटिंग फैक्टर्स, यानी उस प्रॉब्लम को हम रिलेट करके देखेंगे. नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है डिफाइन टारगेट प्रॉब्लम्स एंड सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स. इसमें क्या होता है, हम टारगेट प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करते हैं, कि भाई बच्चे की ये प्रॉब्लम्स थी, हमें इनके ऊपर जो टारगेट प्रॉब्लम्स है, मेन प्रॉब्लम्स है, कि हमें इनके साथ डील करना है, उनको डिफाइन करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है. और जो
अप्रोप्रिएट मेजर हम फिर सिलेक्ट करेंगे कि जैसे ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए अलग अलग मेजर्स हमें बताए जाएंगे, भाई प्रोफेशनल्स बताएंगे, फैमिली भी बताएगी भाई ऐसे हम कर सकते हैं, तो उनके अंदर से जो सबसे अप्रोप्रिएट मेजर होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। फिर सिलेक्शन के बाद क्या होगा, प्लानिंग होगी, पूरी प्लान बनाई जाएगी कि उसका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कैसे किया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी कि भाई बच्चे की इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे। प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा, प्लान बना लिया अब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और कोऑर्डिनेट करेंगे इंटरवेंशन को, फैमिली, पेरेंट्स और जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे ताकि इंटरवेंशन प्रोसेस अच्छा हो सके। अब जब प्लानिंग हो गई, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, अब आती है उसका इफेक्ट क्या हुआ। जैसे प्लान हमने बनाया 6 महीने का या 1 साल का प्लान हमने बनाया, तो उस प्लान का क्या इफेक्ट हुआ उसको हम असेस करेंगे, देखेंगे कि भाई कितना जो हम चाहते थे वो प्रॉब्लम सोल्व हुई नहीं हुई, या उसमें क्या दिक्कत आ रही है, फिर हम प्रॉब्लम्स और नीड्स पे ध्यान देंगे और फिर दोबारा यही प्रोसेस चलता जाएगा। हम उसके इफेक्ट्स को देखेंगे कि भाई अ, जो हम चाहते थे वो अचीव हो गया नहीं हो गया, या उस जो प्लान हमारा था उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, अब बच्चे की नई नीड्स आई है या नहीं, कोई नई प्रॉब्लम आई है तो कैसे उसके साथ डील करना है। तो ये रिहेबिलिटेशन प्रोसेस ऐसे ही चलता जाता है और हर स्टेप में फैमिली की इंपॉर्टेंस होती है। भाई जैसे पहले स्टेप के अंदर फैमिली को पता होता है कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उसकी जरूरतें हैं, तो वो प्रोफेशनल से वो बातें शेयर करेंगे, या प्रोफेशनल्स की कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो बता सकते हैं, जो कुछ पूछे तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है फैमिली प्रोवाइड करें। नेक्स्ट वो प्रॉब्लम्स जब फैक्टर्स के बारे में देखेंगे तो भी इंफॉर्मेशन जो है फैमिली प्रोवाइड करेगी, फैमिली अपने कुछ सजेशंस भी प्रोवाइड कर सकती है कि भाई ऐसे हम कर सकते हैं। तो और रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर हम फैमिली को इसलिए भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि जो होम एनवायरनमेंट है वो कैसा है, प्रोफेशनल्स को पता चले कि भाई बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चा कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है फिर बच्चे को अफेक्ट करती हैं। इसलिए फैमिली का इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए और इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी भी है रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर, क्योंकि फैमिली ही जो है वो चाइल्ड को अफेक्ट करती है फ्रॉम दी स्टार्ट, फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, वो उसको अफेक्ट करती है, केयर एंड एजुकेशन उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। ये थी हमारी 2.3 सब यूनिट की फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इन इंटरवेंशनल प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट हमारी सब यूनिट आती है कंसेप्ट, कंपोनेंट एंड स्ट्रेटजीज ऑफ फैमिली एम्पावरमेंट की। अब हम पढ़ेंगे फैमिली एम्पावरमेंट के बारे में। फैमिली एम्पावरमेंट यानी परिवार का सशक्तिकरण, उसके कंसेप्ट के बारे में, उसके कंपोनेंट और स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती है कि हम कैसे फैमिली को एम्पावर करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आती है फैमिली एम्पावरमेंट की, एबिलिटी ऑफ द फैमिली की, किसी भी फैमिली की एबिलिटी है, शक्ति है, क्षमता है, ऑफ ए चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज, उस फैमिली की जिसका बच्चा जो है डिसेबल है या उसकी जो है स्पेशल नीड्स हैं, टू कंट्रोल देयर ओन लाइफ, किस चीज की एबिलिटी होती है कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी के ऊपर बिना डिपेंड हुए अपनी लाइफ को वो कंट्रोल करें, एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इन सेम, और जो उनकी लाइफ के अंदर कोई भी अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं वो जो है अपने आप कंट्रोल कर सके, किसी और के ऊपर उनको डिपेंड ना होना पड़े, उसको बोलते हैं फैमिली एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब ही यही होता है, जैसे हम वीमेन एम्पावरमेंट पढ़ते हैं कि भाई फीमेल जो है वो इतनी एम्पावर हो जाए कि उन्हें किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना होना पड़े, वो एम्प्लॉयमेंट करे, अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल बनाए, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए। तो इस तरीके से हमें फैमिली को एम्पावर करना है, उन फैमिली को जिनके भाई बच्चा जो है डिसेबल्ड है, जिनके बच्चे की स्पेशल एजुकेशन नीड्स हैं, स्पेशल नीड्स हैं, ताकि जो है वो मेंटली और फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सके और जो है अपनी लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंटली जी सके, अपनी लाइफ के अंदर उनका खुद का कंट्रोल हो, कोई और के ऊपर, किसी और के ऊपर उनको जो है डिपेंडेंट ना होना पड़े। इससे क्या होगा, फैमिली एम्पावरमेंट जब होगी तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम एक एक्टिव पेरेंटिंग करिकुलम आता है, उसके अंदर क्या होता है कि हम जो है पेरेंट्स को, जो इन फैमिली के जिन बच्चों के डिसेबल्ड बच्चा है उनको जो हम पेरेंटिंग स्टाइल सिखाते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल सिखाते हैं थ्रू भाई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके, भाई सेमिनार वगैरह, या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कोई ग्रुप्स के थ्रू घर घर जाके, या फिर कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसा जगह चूज कर ली कि वहां पे जो है हम फैमिलीज को जो है अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे डील
करना है ताकि वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी बेस्ड प्रोविजन। कुछ कम्युनिटी बेस्ड प्रोविजन भी होती है, कम्युनिटी भी हेल्प करती है कि वो फैमिली को एम्पावर करे ताकि जो बच्चा है वो डिसेबल्ड बच्चा जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो आगे जाके। वो फैमिली जो है उसे ऐसा ना लगे कि हम कम्युनिटी से बिल्कुल अलग हो चुके हैं बिकॉज कि हमारा बच्चा जो है वो डिसेबल्ड है। ज्यादातर ये फोकस उनके ऊपर किया जाता है जो उन फैमिलीज के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है जो अपने बच्चे को जो डिसेबल्ड पैदा हो जाते हैं उनको नेग्लेक्ट करते हैं, अब्यूज करते हैं या इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो उन फैमिलीज को एम्पावर किया जाता है, उनको शक्ति प्रोवाइड की जाती है, उनका सशक्तिकरण होता है कि वो जो है अपने बच्चे को एक्सेप्ट करे, उनकी डिसेबिलिटी से कोप अप करने में हेल्प करें। नेक्स्ट सॉल्यूशन बिल्डिंग सर्विसेज। कुछ सॉल्यूशन बिल्डिंग सर्विसेज होते हैं। सॉल्यूशन बिल्डिंग सर्विसेज कौन सी होती है भाई? फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ नीड्स होंगी, तो उन प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं वो सर्विसेज कि भाई क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि इंडिविजुअल फैमिली की नीड जो है वो यूनिक होती है, उनके साथ डील करने की कोशिश करें ताकि जो है बच्चे की सेफ्टी प्रमोट हो सके, वेलफेयर जो है वो प्रमोट हो सके। नेक्स्ट बात आती है कि फैमिली एम्पावरमेंट से क्या होगा। फैमिली एम्पावरमेंट से होगा कि भाई वो फ्यूचर में एक तो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और फैमिली को एक वॉइस और चॉइस वो जो है प्रोवाइड करती है ये सारी जो सर्विसेज एंड स्ट्रेटेजीज हैं। इससे क्या होता है फैमिली की वॉइस भी होती है कि मेरा बच्चा डिसेबल्ड है तो भाई उनको जो है इंटरवेंशनल प्रोग्राम्स के अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं, उनके कोई अलग अलग जैसे पेरेंट एसोसिएशन के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी सर्विसेज जो कम्युनिटी प्रोवाइड करना चाह रही है तो उनके अंदर जो है पेरेंट्स को या फैमिली को इंक्लूड कर रहे हैं। तो उनको एक वॉइस होती है, उनकी एक आवाज होती है, वो अपने एक्सपीरियंस, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी नीड्स को शेयर कर पाते हैं या क्वेश्चन है अगर उनके दिमाग के अंदर तो उनको पूछ पाते हैं, उनके आंसर्स उन्हें मिल पाते हैं। तो एक और एक चॉइस भी मिलती है कि भाई उनके डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनका हक है कि वो जो है अपने बच्चों के लिए डिसाइड करें, तो उनकी जो है चॉइस होती है। तो हाँ, फैमिली एम्पावरमेंट करते हैं और इन फैमिली एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजीज का ये मकसद रहता है कि हम जो है इन फैमिली की स्ट्रेंथ्स, उनके पॉजिटिव क्वालिटीज के ऊपर फोकस करें, उनकी स्ट्रेंथ को और मजबूत करें, उनकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें और उनकी वीकनेसेस जो हैं, जो उनकी कमजोरियां हैं उस फैमिली की, उससे मतलब कि डील करने की क्वालिटीज जो है उनको प्रोवाइड करें, डील कैसे किया जाए, उनके सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करें। अब बात आती है स्ट्रेटेजीज ऑफ फैमिली एम्पावरमेंट की, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज का हम यूज कर सकते हैं ताकि हम फैमिली को एम्पावर करें। पहला इसमें आता है इंटरेक्शन। हम इंटरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और वो इंटरेक्शन जो है पॉजिटिव एनवायरमेंट के अंदर होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए कि फैमिलीज का, प्रोफेशनल से भाई फैमिली का इंटरेक्शन कराए कि भाई कैसे बच्चे के साथ डील किया जाता है। कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज वाले के प्रोफेशनल जो होते हैं उनसे डील करा इंटरेक्शन करा सकते हैं या आपस में फैमिलीज भी मिल सकती हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स, नीड्स, एक्सपीरियंसेस शेयर करें। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ सकती है सजेशन की, सजेशन प्रोवाइड किए जाए, एडवाइस दी जाए फैमिली को कि कैसे आपको डील करना है अपने बच्चे के साथ। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजी टू हेल्प प्रोवाइड करना, फैमिलीज को हेल्प करना, फाइनेंशियली सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करना, देन इकोनॉमिक सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करना। अब डिसेबल्ड बच्चा जो होता है उसके ऊपर बहुत सारे पैसा भी लगता है उसके एड्स अप्लायंसेस खरीदने में, उसके रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर। तो क्या होता है कि जो ये सर्विसेज हैं वो फैमिली को सशक्त करने के लिए उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इवन इकोनॉमिक्स, इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। भाई जो फैमिली होती है जिनके बच्चे डिसेबल्ड होते हैं वो एक स्ट्रेस, एक डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे होते हैं तो उनको इमोशनल सपोर्ट की भी बहुत जरूरत होती है। तो इस तरीके से उनको हेल्प प्रोवाइड करना। देन नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है मोबिलाइज करना रिसोर्सेज को, यानी उनके लिए रिसोर्सेज, जैसे जो लोकेलिटी के अंदर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो संसाधन है, उनको जो है फैमिली को प्रोवाइड करना ताकि वो जो है डिसेबिलिटी के साथ, डिसेबल्ड बच्चे के साथ डील कर सकें। नेक्स्ट फैमिलीज नेचुरल सपोर्ट की, फैमिली का जो नेचुरल सपोर्ट है उसको बढ़ावा दे कि भाई कैसे जो है नेचुरल सपोर्ट का यूज किया जाए और फैमिली को एम्पावर किया जाए। ये थी हमारा लास्ट सेकंड सब यूनिट, दैट इज 2.4 फैमिली एम्पावरमेंट के बारे में। अब हमारी एक लास्ट सब यूनिट आती है 2.5, दैट इज
पार्टनिंग फॉर इंटरवेंशनल प्रोसेस की पार्टनरशिप होगी इंटरवेंशनल प्रोसेस के अंदर। हमने पढ़ा था कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इंटरवेंशनल प्रोसेस के अंदर 2.3 सब यूनिट के अंदर। अब बात आती है कि पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप किस किस के बीच में होगी? फैमिली के बीच में होगी, प्रोफेशनल्स के बीच में होगी, और जैसे एक टीम के अंदर अलग अलग मेंबर्स होते हैं तो उन बीच के एक पार्टनरशिप होनी चाहिए। एक टीम की तरह जो है ये सारे लोग काम करें, ताकि जो डिसेबल्ड बच्चा है उसकी जो है अच्छे से वो फंक्शनल बन सके, अच्छे से अपनी डिसेबिलिटी के साथ कोप अप कर सके। तो एक अफेक्टिव पार्टनरशिप होनी चाहिए फैमिली और प्रोफेशनल्स के बीच में, टीम मेंबर्स के बीच में, ताकि इंटरवेंशनल प्रोसेस वो जो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट इसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस की जरूरत होती है, सिंपैथी की जरूरत होती है, एम्पैथी की जरूरत होती है कि पेशेंस होना चाहिए दोनों तरफ से, फैमिली का भी और प्रोफेशनल्स का भी बीच के अंदर ये जो है ये भावनाएं जो है होनी चाहिए, और इवन ओपननेस भी होनी चाहिए कि फैमिली जो है वो प्रोफेशनल्स से अपनी बात को शेयर कर सके। देन प्रोफेशनल्स अगर कोई आइडियाज दे रहे हैं या कुछ बातें पूछना चाहते हैं तो वो एक ओपननेस भी होनी चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सके, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, अपनी नीड्स वगैरह ये सारी बातें जो है वो शेयर हो सके। और क्या होना चाहिए कि भाई फैमिली का हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी कि फैमिली की जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरवेंशनल प्रोसेस के अंदर, लेकिन सिर्फ अगर हम फैमिली को इंक्लूड कर ले इंटरवेंशनल प्रोसेस के अंदर वो भी गलत हो जाएगा। और अगर हम सोचे कि प्रोफेशनल्स है वो भाई उन्हें पता होता है कि कैसे बच्चे के साथ डील करते हैं, तो सिर्फ उनको इंक्लूड करे तो भी हमारा इंटरवेंशनल प्रोसेस जो है इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमें जो है दोनों को एक मतलब दोनों का जो है कंप्लीमेंट्री रोल होता है, वो उसको हेल्प करता है, और फैमिली प्रोफेशनल्स को हेल्प करती है, प्रोफेशनल्स जो है वो फैमिली को हेल्प करते हैं। तो दोनों जो है एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और दोनों जब एक साथ मिलके काम करेंगे तो इंटरवेंशनल प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव होगा। तो दोनों का जो महत्व है वो किसी का भी कम नहीं है कि फैमिली का कम है प्रोफेशनल्स का ज्यादा है, या प्रोफेशनल्स का ज्यादा है फैमिली का कम है, ऐसा नहीं है। फैमिली का रोल इसलिए है कि भाई वो बच्चे के साथ कनेक्टेड फील करता है, बच्चा उससे कनेक्टेड फील करता है, उसको उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी भाई नीड्स का पता होता है। देन प्रोफेशनल्स को ये पता है कि कैसे किस स्टेजेस के अंदर किस स्टेप से जो है हम रिहेबिलिटेशन करा सकते हैं, क्योंकि फैमिली को ये तो पता है कि मेरे बच्चे की नीड्स क्या है, पर उससे कैसे डील करें वो उनको प्रोफेशनल्स बताते हैं कि कैसे उनको डील करना है अपने बच्चों की नीड्स और प्रॉब्लम्स से। अब एक बात और आती है इस पार्टनरशिप के अंदर, एक पेरेंट एसोसिएशन बनाया गया है। पेरेंट एसोसिएशन क्या है? एक स्ट्रक्चर है थ्रू विच पेरेंट्स या गार्जियंस इन स्कूल कैन वर्क टुगेदर फॉर द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। पेरेंट एसोसिएशन नाम से ही पता चल रहा है पेरेंट्स का एसोसिएशन है कि वो क्या होता है स्कूल के अंदर होता है। ये जो पेरेंट्स होते हैं वो एक एसोसिएशन बनाते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं, ताकि वो काम कर सके अपने बच्चों के लिए एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। मिलके जैसे बातें करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक साथ मिलके कि भाई हमारे बच्चे की नीड्स और इंटरेस्ट ये है, तो स्कूल वालों को बोलते हैं कि भाई आपको जो है ये सारी चीजें जो बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए। इस तरीके से होता है पेरेंट एसोसिएशन होता है। अब इसका जो रोल है वो डिफाइन किया गया था बाय द एजुकेशन एक्ट ऑफ 1998, यानी पेरेंट एसोसिएशन का क्या रोल होता है। पेरेंट एसोसिएशन का पहला रोल तो यही हो गया कि वो एडवाइस करता है, सजेशंस प्रोवाइड करता है कि मेरे हमारे बच्चों की नीड्स ऐसे हैं, आपको इस तरीके से उनके साथ डील करना है, ये इंटरेस्ट है, इस तरीके से। देन वो पार्टनरशिप करता है और जो प्रिंसिपल है स्कूल के, अब प्रिंसिपल जो होते हैं वो हेड होते हैं स्कूल के, उनका लीडरशिप का रोल होता है। तो पेरेंट एसोसिएशन एक पार्टनरशिप करते हैं प्रिंसिपल के साथ। अब प्रिंसिपल को प्रिंसिपल डील करेगा, स्कूल पूरा स्कूल का जो हेड है वो प्रिंसिपल होते हैं, एक लीडरशिप रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो जो पेरेंट एसोसिएशन है वो प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करे ओपनली एंड इफेक्टिवली, ताकि जो है एक दूसरे को सजेशन दे सके, पेरेंट्स बता सके कि भाई हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है या ये इनकी जरूरत है। तो इस तरीके से जो है फिर प्रिंसिपल जो है उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश करेगा जो स्कूल में आ रही है। देन एक प्यूपिल के साथ भी जो है उनका एक पार्टनरशिप होती है पेरेंट एसोसिएशन की। कैसे भाई? बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा पॉलिसीज वगैरह का, जो ये प्रोग्राम्स वगैरह बनाए जाएंगे तो बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो बच्चों का भी हक है कि वो बोले जो उनके ऊपर पॉलिसी जो उनको अफेक्ट करेंगी उनके लिए वो काम करे, उनके लिए अपने आइडियाज शेयर करे। भाई जैसे कोई स्कूल कोड ऑफ बिहेवियर बना रहे हैं कि आपको स्कूल के अंदर कैसे रहना है, तो वो चीजें जो है वो बच्चे को भी अफेक्ट करेंगी, प्यूपिल्स को भी अफेक्ट करेंगी। तो बच्चों का भी एक हक होना चाहिए कि वो बोले, और इससे बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा, भाई वो अपनी बात शेयर करना कर पाएंगे। देन बच्चे जो ग्रुप में रह के कैसे काम करते हैं वो सीख पाएंगे, तो उनकी सोशल स्किल्स भी जो है इम्प्रूव
होंगी। और रोल क्या होता है, एजुकेशन एक्ट 1998 ने जो है इस पेरेंट एसोसिएशन का रोल बताया था कि जो स्कूल्स वगैरह है वो कहते हैं कि स्कूल्स जो है ऑर्गेनाइज करें, मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करें कि भाई स्कूल्स और टीचर्स पेरेंट्स बैठ के जो है आपस में बात करें, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जाए और अपने एक्सपीरियंसेस एंड नीड्स वगैरह को शेयर करें आपस में। देन वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं कुछ कि भाई बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग करा सकते हैं। अब कुछ एफर्ट्स जो है पेरेंट एसोसिएशन को करने चाहिए टू फुल्ली रिप्रेजेंट द पेरेंट, ताकि वो सभी बच्चों के पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर सके। वो एफर्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो जो वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके अंदर वो ऐसा टाइम रखें कि सभी बच्चों के पेरेंट्स जो है वो आ सके, अटेंड कर सके मीटिंग, यानी मेजोरिटी के हिसाब से जो है डिसीजन वगैरह लिए जाने चाहिए प्लानिंग के अंदर, और डिसीजन के अंदर सभी पेरेंट्स का रोल होना चाहिए। देन वो जो मीटिंग हो वो एक एक्सेसिबल जगह पे हो, मतलब कि जहाँ पे सब जा सके, ये नहीं हो कि बहुत दूर हो जाए, किसी एक पेरेंट के लिए बहुत पास और किसी दूसरे के लिए बहुत दूर हो जाए, मतलब कि सबके लिए एक्सेसिबल हो। देन एक रेगुलर टाइम पीरियड पे जो है मीटिंग्स वगैरह हो जानी चाहिए, ताकि जो है एक प्लेटफॉर्म मिले पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का। तो ये कुछ एफर्ट्स हैं जो किए जाते हैं ताकि इस पेरेंट एसोसिएशन को हम स्ट्रॉन्ग बना सके और सभी पेरेंट्स को जो है हम रिप्रेजेंट कर सके। इवन जो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनकी नीड्स क्या है उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये था हमारा लास्ट सब यूनिट, दैट इज अबाउट पार्टनरशिप के बारे में थी कि कैसे जो है हम इंटरवेंशनल प्रोसेस के अंदर फैमिली, पेरेंट्स जो है और प्रोफेशनल जो है एक पार्टनर की तरह जो है एक दूसरे का काम करें और इंटरवेंशनल प्रोसेस को इफेक्टिव बनाएं। तो यहाँ हमारी यूनिट 2 खत्म होती है, फैमिली एंड डिसेबिलिटी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।